Good morning, sir. Good morning. अभी मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं। टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं इधर। तो मैं अभी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। अभी आप लोग चैट बॉक्स में जाके अटेंडेंस दे सकते हो। उधर नाम, रोल नंबर और ग्रुप, ये 3 चीजें आपको बतानी है। एक चीज आप लोग ये भी कर सकते हो, जो नाम आपका डिस्प्ले हो रहा है इधर, उस पे वहां पर रोल नंबर भी अगर आप लोग मेंशन कर दो तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पर जैसे केवल नाम मुझे दिख रहा है, तो अगर उसको आप पहले, जैसे कि ये कोई भी नाम है, उसके पहले आप, जैसे अपर्णा, अपर्णा के पहले आप जो भी इनका रोल नंबर है वो लिख दिया, उसके बाद नाम लिख दिया। ठीक है, इस तरह से अगर आप लोग करोगे तो थोड़ा मेरे लिए ये आसान हो जाएगा। अभी मैंने सभी को म्यूट कर दिया क्योंकि बहुत सारी वॉइसेस आ रही थी और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने सभी को म्यूट किया हुआ है। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मैसेज इनबॉक्स में, मैसेज बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो।
आज कुछ कनेक्शन कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, इंटरनेट कनेक्शन कुछ प्रॉब्लम कर रहा है मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अभी मैंने फास्ट लिया था उसमें भी प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी मुझे कितने स्टूडेंट दिख रहे हैं? 39। तो मैं फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले ही लेता हूँ। हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन टैक्सेशन का डिस्कस किया हुआ था कि व्हाट इज टैक्स, टैक्सेशन से आप क्या समझते हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट इज टैक्सेस। सबसे इम्पोर्टेंट रेवेन्यू क्या है गवर्नमेंट के लिए? टैक्सेस। मतलब गवर्नमेंट को टैक्सेस, बहुत सारे रेवेन्यू जनरेट करने के बहुत सारे सोर्सेस हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? टैक्स। द एक्ट ऑफ लेविंग टैक्सेस इज कॉल्ड taxation. A tax is compulsory to uh, charge or fees imposed by government on individual और corporation। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में यही सारे ऑब्जेक्टिव होंगे: रेजिंग रेवेन्यू, इनकरेजिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, स्टिमुलेटिंग इन्वेस्टमेंट। इसमें इसमें जो है, अगर किसी को कुछ डाउट हो रहा है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, अगर किसी को किसी भी पॉइंट में डाउट हो रहा है तो पूछ सकता है, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। टैक्सेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स: डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से मतलब है ऐसा टैक्स जो जहां पर जिस पर लगाया जा रहा है और जो उसको पे कर रहा है, दोनों एक ही पर्सन है। ठीक है, तो वो उसके लिए क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स। अगर टैक्स मुझ पे लगाया जा रहा है और मैं ही उसको पे कर रहा हूँ, तो वो मैं कौन सा टैक्स पे कर रहा हूँ? डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट, अगर मैं मुझ पर लगाया गया लेकिन पे कोई दूसरा कर रहा है, तो दैट विल बी इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाता हूँ मार्केट में, तो उसको मैं प्राइस उसके लिए पे करता हूँ। ठीक है, लेकिन वो जो उस प्रोडक्ट पे टैक्स है वो कौन पे कर रहा है? जो भी वो जो सेलर होगा वो टैक्स वो पे कर रहा है। लेकिन पे सॉरी, उस पर टैक्स लगाया जा रहा है, जो सेलर है उस पर टैक्स लगाया जा रहा है, और पे कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। तो वो कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। Direct tax, a direct tax is that tax whose burden is borne by the same person on whom it is levied. The ultimate burden of taxation falls on the person on whom the tax is levied. It is based on the income and property of a person. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स। ये सारी चीजें पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसा अभी मैंने एक्सप्लेन किया। और उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो ये क्लासिफिकेशन है, on the basis of degree of progression of tax, it may be classified into proportional tax, progressive, regressive and digressive। तो ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, और यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था चारों। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो मैं उसको एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझा देता हूँ। जैसे प्रोग्रेसिव टैक्स की बात करें, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव, इसमें थोड़ा सा शायद कंफ्यूजन था, तो इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो दिया गया, अ प्रोग्रेसिव टैक्स इज टैक्स। अरे यार, ये क्या फिर चला गया?
एम आई ऑडिबल? आप लोग मैसेज कर सकते हो इधर, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं चल पा रहा है कि वॉइस मेरी जा रही है या नहीं जा रही है। अभी मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं? इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग जो भी, मैंने ऑप्शन दे दिया उधर, ऑडिबल हूँ कि नहीं हूँ मैं? यस सर। यस सर। आज यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और प्लीज आप लोग अनम्यूट म्यूट कर दो अपने आप को। कोई अगर आवाज आ रही है इधर अगल बगल से तो उसको म्यूट कर दो। अभी देखो, जैसे मैंने प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव को लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था, तो उसका ये एग्जांपल है। आप लोग यहाँ पर देखो दिया गया है इनकम स्लैब जहाँ और रेट। इनकम स्लैब 2.5 टू 5 लाख, तो यहाँ 10% है, 5 टू 10 20%, और अबव 10 30%। तो ये है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं रिग्रेसिव की बात करूं, तो ये कैसा टैक्स है जहां पे इनकम बढ़ती है तो आपके टैक्स रेट कम होते हैं। इन केस ऑफ रिग्रेसिव टैक्स, द टैक्स रेट डिक्रीजेस with increase in income. Here the tax liability of taxpayer decreases with increase in his income, or in other words, the proportion of his income to be paid as tax decreases with increase in income. तो यहाँ पे ये एग्जांपल दिया गया है जहाँ पे जो इनकम स्लैब है वो 2.5 से 5 है, तो उसके वहां पर जो टैक्स रेट है वो 30%, 5 टू 10 20%, और अबव 10 लाख 10%। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपके टैक्स रेट कम हो रहे हैं। तो ये कैसा टैक्स है? रिग्रेसिव टैक्स। तो शायद इतनी सारी चीजें हो चुकी थी, अभी मैं वापस फिर से वो वीडियो प्ले करने वाला हूँ। ठीक है, tax is one which the in which the rate of taxation decreases as the taxpayer's income increases। जैसे जैसे टैक्सपेयर की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे जो रेट है टैक्स का वो कम होता चला जाएगा। lower the income lower income is taxed at a higher rate, whereas higher income is taxed at a lower rate. However, absolute tax liability may increase। इसको भी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। वही एग्जाम्पल लेते हैं, 10,000 रुपए और 1 लाख रुपए दो इनकम है यहाँ पर। 10,000 रुपए वाला सपोज 10% से दे रहा है टैक्स, तो उसको 1,000 रुपए पे करना है। और जो 1 लाख रुपए जिसकी इनकम है उसको जो है वो 5% केवल टैक्स पे करना है, यानी कि उसको 5,000 रुपए केवल टैक्स पे करना है। तो जो एब्सोल्यूट अमाउंट है वहां पर तो उसको ज्यादा पे करना पड़ रहा है, 5,000 रुपए पे करना पड़ रहा है। सपोज ए है, ए की इनकम 10,000 रुपए है, बी की इनकम 1 लाख रुपए है। ए को 10% से टैक्स देना है यानी 1,000 रुपए, बी को टैक्स जो देना है वो 5% से टैक्स देना है यानी कि 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज। ओके, क्योंकि 1 लाख रुपए इनकम है, 5% से उसको टैक्स देना, तो 5,000 रुपीज उसको देना है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट अगर अमाउंट को बात करें तो इधर बी को ज्यादा पे करना है, लेकिन मैं अगर टैक्स रेट की बात कर रहा हूं तो ए को ज्यादा टैक्स रेट से, हाई टैक्स रेट से पेमेंट करना पड़ रहा है, 10% पे करना पड़ रहा है, बी को 5%। वही चीज यहां पर दी गई। हायर इनकम इज taxed at a lower rate, however absolute tax liability may increase। Okay, next and last, digressive taxation system। डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ये टैक्सेशन सिस्टम यहां पर अप्लाई होता है इंडिया में। अ टैक्स इज कॉल्ड डिग्रेसिव व्हेन द रेट ऑफ प्रोग्रेशन in taxation does not increase in same proportion।
ठीक है, सेम प्रोपोर्शन से आपका जो भी टैक्सेशन है वो इंक्रीज नहीं होता, जो रेट है टैक्स का वो उस प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं होता, ठीक है, डज नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन एज द इंक्रीज इन इनकम। जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है उसके प्रोपोर्शन में टैक्स रेट नहीं इंक्रीज होते। इन दिस केस द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस अप टू सर्टेन लिमिट, after that a uniform rate is charged. Thus digressive tax is a combination of progressive and proportional taxation. This type of taxation is often used in case of income tax. This is the case of income tax in India as well. तो यहाँ पर ये चीज बताई गई है कि यहाँ पर जो आपकी इनकम जो इंक्रीज हो रही है तो उस प्रोपोर्शन में आपके टैक्स रेट नहीं इंक्रीज होते। यहाँ पर एक लिमिट बता दी जाती है, इस लिमिट में अगर आप हैं तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, इस लिमिट से ज्यादा आपकी इनकम है तो आपको टैक्स देना है। किस रेट से देना है वहां भी अलग अलग लिमिट्स बताई गई हैं, ठीक है। अगर मैं इंडिया के इनकम टैक्स स्लैब की बात करूं तो यहाँ पर अप टू 2.5 लाख टैक्स रेट क्या है, नील, मतलब कुछ भी आपको पैसे नहीं देने हैं, कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख टू 5 लाख है, यानी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है, तो आपको 5% टैक्स देना है। और उसके ऊपर अगर इनकम है 5 टू 7.5 लाख तो 10% टैक्स, 7.5 से 10 लाख तो 15%, 10 टू 12.5 तो 20%, एंड 12.5 टू 15 लाख 25%, एंड एवर 15 लाख 30% टैक्सेस पे करने होते हैं। तो अलग अलग स्लैब दिया गया है, मतलब अलग अलग एक लिमिट तय की गई है और उस लिमिट में जो भी इंडिविजुअल आ रहे हैं उनको उस रेट से टैक्स पे करना होता है, ठीक है। तो इंडिया का सिस्टम कैसा है, डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है यहाँ का। यहाँ पर जो आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है उस प्रोपोर्शन में टैक्स रेट नहीं इंक्रीज होते हैं, ओके। नेक्स्ट, canons of taxation. A good tax system should adhere to certain principles which become its characteristics. A good tax system is therefore based on some principles. Adam Smith has formulated 4 important principles of taxation. A few more have been suggested by various other economists. These principles which a good tax system should follow are called canons of taxation. तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है टैक्सेशन के जो एडम स्मिथ ने दिए हुए हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करते हैं। these are the 4 canon of taxations, canons of taxations। ये 4 प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से, canon of equalities, canon of equality, canon of certainty, canon of convenience, canon of economy। okay? पहले बात करते हैं canon of equalities की। This states that persons should be taxed according to their ability to pay taxes. This is why this principle is also known as canon of ability. Equality does not mean equal amount of tax, but equality in tax burden. Canon of equality implies a progressive tax system. Progressive tax system कैसा था, जहां पर ये बताया जाता था कि आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी उस रेट से आपके टैक्स रेट भी बढ़ेंगे, उस प्रोपोर्शन से आपके टैक्स रेट भी बढ़ेंगे। तो उस प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम को यहाँ पर फॉलो किया गया है और वही चीज बताई गई है कि इक्वालिटी से मतलब ये नहीं है कि सबको बराबर टैक्स देना है, सबको बराबर अमाउंट का टैक्स देना है, नहीं, आपकी इनकम के हिसाब से आपको टैक्स
देना है, और जिनकी इनकम कम है उनको कम टैक्स पे करना चाहिए, जिनको सॉरी उनसे लेना चाहिए, ठीक है। जिनकी इनकम कम है उनको उनसे कम टैक्स लेना चाहिए, जिनकी इनकम ज्यादा है उनसे ज्यादा टैक्स लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। अकॉर्डिंग टू दिस कैनन, the tax which each individual is required to pay should be certain and not arbitrary. The time of payment, the manner of payment, and the amount to be paid should be clear to every taxpayer. The application of this principle is beneficial both to the government as well as the taxpayers. इस प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि जो टाइम ऑफ पेमेंट है यानी टैक्स पे करने का टाइम, मैनर किस तरह से पे करना है, एंड अमाउंट वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, चाहे वो जो गवर्नमेंट हो या फिर टैक्स पेयर हो, दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है ये प्रिंसिपल, क्योंकि दोनों को क्लियर होता है। टैक्स पेयर को क्लियर होगा अगर कि उनको किस तरह से और कितना अमाउंट कब पे करना है, तो उनके लिए आसान होता है पेमेंट करना, और गवर्नमेंट के लिए भी आसान हो जाता है उस टैक्स को टैक्स कलेक्शन करने में, ठीक है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हर चीज पहले से क्लियर करे, किस रेट से उनसे टैक्स लेना है, मोड क्या होगा पेमेंट का, और टाइम क्या हो, लास्ट डेट क्या है पेमेंट की, रिटर्न फाइल करने की, वो सारी चीजें पहले से क्लियर होनी चाहिए टैक्स पेयर के लिए। ओके, नेक्स्ट, canon of convenience. According to this canon, the mode and timing of tax payment should be convenient to the taxpayer. तो जो मोड है, ठीक है, अभी तो ऑनलाइन मोड से भी पेमेंट होता है टैक्स का, तो ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, जो मोड हो वो कन्वीनियंट होना चाहिए टैक्स पेयर के लिए। और दूसरी चीज क्या है, टाइमिंग भी वो भी कन्वीनियंट होनी चाहिए टैक्स पेयर के लिए, जब वो आराम से बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट के, बिना कुछ प्रॉब्लम के वो टैक्स पे कर पाए, उस टाइम पे उसको टैक्स लिया, उस टाइम पर उससे टैक्स लिया जाना चाहिए। इट मीन्स दैट द टैक्सेस should be imposed in such a manner and at a at the time which is most convenient for the taxpayer. For example, Government of India collect the income tax at the time when they receive their salaries. So this principle is also known as the pay as you earn method. द पे एज यू अर्न मेथड, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो टैक्स कब कलेक्ट करती है, जब वो इंडिविजुअल सैलरी, जब सैलरी रिसीव कर रहा होता है उस समय, ठीक है। तो उस समय उसके पास भाई पैसे हैं, अभी अगर मंथ एंड में अगर किसी से मांगा जाए पैसे, तो उसके पास उतने पैसे नहीं होंगे जितने स्टार्टिंग में होंगे, तो उस टाइम उससे टैक्स लिया जाता है जब उसके पास पैसे होते हैं, जब वो सैलरी जो है रिसीव करता है उस समय उससे टैक्स के लिए टैक्स जो है गवर्नमेंट रिसीव करती है, टैक्स मांगती है, टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कि जब वो कन्वीनियंटली जब उस टैक्स को पे कर सकता है और जिस मोड से वो पे कर सकता है, उसके उस टैक्स पेयर के अकॉर्डिंग उस टैक्स को कलेक्ट किया जाना चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट, canon of economy. Every tax has a cost of collection. The canon of economy implies that the cost of tax collection should be minimum. मतलब जब भी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन का काम करती है तो बहुत सारे चैनल्स होते हैं उनके थ्रू वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, और तो उसमें बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं, जिस उस कलेक्शन करने में बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो वो यहाँ पर बताया गया है कि जो द कैनन ऑफ इकोनॉमी इम्प्लाइज दैट द कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन, जो कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन है, शुड बी मिनिमम, कम से कम होना चाहिए। ओके, तो ये आपके प्रिंसिपल्स थे।
अगर कोई भी आप लोग को डाउट हो रहा है तो आप मैसेज के थ्रू मुझे बता सकते हो, ठीक है। किसी भी टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, और ट्यूट क्लास में तो आप लोग जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। ट्यूट क्लास में भी डिस्कस कर सकते हो, अभी भी डिस्कस कर सकते हो, जब भी आपको दिक्कत हो आप इधर अपनी बात को रख सकते हो, बता सकते हो जो भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, किसी भी टॉपिक में अगर कुछ भी दिक्कत हो रही है। ओके, नेक्स्ट, conclusion. To conclude, we can say that the instrument of taxation is of great significance on increasing the level of economic activity, regressive taxation, जो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, reducing income inequalities, progressive taxation, ठीक है। प्रोग्रेसिव में क्या होता था, जो आपकी इनकम इनइक्वालिटीज है उसको आपको रिड्यूस करता है, ठीक है। कैसे? जिनके पास ज्यादा इनकम है उनसे ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है, जिनके पास कम इनकम है उनसे कम टैक्स लिया जा रहा है, जिनके पास बहुत कम इनकम उनसे टैक्स नहीं लिया जा रहा है। इस तरह से आप इनकम इन इक्वालिटीज को आप कम कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, प्रोग्रेसिव जो आपका टैक्सेशन सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ फंड कुड बी री इन्वेस्टेड, मतलब जो भी टैक्स जो कलेक्ट किया जा रहा है, जो उससे फंड रेज हो रहा है, उससे आप री इन्वेस्ट करके आप इकोनॉमी को ग्रोथ कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अभी हम लोग ने डिस्कस की हुई है। सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव क्या है? टैक्स पेमेंट हेल्प रिड्यूस द गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, मतलब जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, जिनके पास इनकम ज्यादा है, जिनके जिनके पास इनकम कम है, ठीक है। तो उस गैप को उस वो रिड्यूस किया जा सकता है टैक्स पेमेंट की हेल्प से, एज इट हेल्प इन मोबिलाइजिंग द सरप्लस इनकम फ्रॉम द हैव्स and reinvesting them for public welfare. It helped these surplus fund to reach the have nots. ठीक है, तो कुल वही सारी चीजें बताई जा रही है जो हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था। जिनके पास इनकम कम है, जिनके पास इनकम ज्यादा है, उनके जो गैप है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया जा सकता है, वापस उसको उस पैसे को री इन्वेस्ट किया जा सकता है, इकॉनमी की ग्रोथ के लिए वो पैसे लगाए जा सकते हैं, डेवलपमेंट के लिए वो पैसे लगाए जा सकते हैं, जो वीकर सेक्शन है उधर वो पैसे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, उन पर वो इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर आ सकती है। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये आज मैंने केवल इंट्रोडक्शन, तो मेरे ख्याल, हाँ, तो अभी मेरे ख्याल से सारे इधर जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो फिनिश हो चुका है। तो अभी यहाँ पर कुछ भी किसी को डाउट हो रहा है किसी भी टॉपिक में तो वो बता सकता है। हम्म, चाहे वो टाइप्स ऑफ टैक्सेस हो या जो प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेस हैं या फिर जो क्लासिफिकेशन है, ये 3 टॉपिक अभी कवर हुए हैं। इसमें अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि अभी क्या होने वाला है आगे और चीज़ें टफ होने वाली है। ये टैक्स जो आप जो ये पेपर है ये इतना आसान नहीं होने वाला है। यहाँ पर क्या हुआ है, हम लोग बेसिक जो चीज़ें है वो अभी केवल पढ़ रहे हैं कि टैक्स क्या है, टाइप्स क्या है। आगे हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, वो थोड़ा सा टेक्निकल भी है और थोड़ा मैथमेटिकल भी है, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे टफ होने वाली है। तो अभी जो कंसेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं अगर वो नहीं समझ में आ रहे हैं तो आगे बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो अभी तो आप लोग अभी पूछ सकते हो। नो सर। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी आप लोग एक बार फिर से इधर चैट बॉक्स में एक बार फिर से मैसेज कर दो, रोल नंबर, नाम और ग्रुप, ये 3 चीजें एक बार फिर से आप लोग कर दो, तो इससे मुझे आइडिया लग जाएगा कब आपने एंट्री लिया कब आप एग्जिट हुए। सर इसका पीडीएफ फाइल सर सेंड करेंगे गूगल मैं क्लासरूम बिल्कुल पर। अभी आज ये फिनिश हो गया है तो आज मैं डाल दूंगा गूगल
क्लासरूम में आज मैं उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सर कॉलेज ग्रुप में भी सर डाल दीजिएगा सर, व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर क्लासरूम में पर ही रहने दो, ग्रुप पर नहीं सही है। ग्रुप अगर देखो, अगर टैक्सेशन का अलग से ग्रुप बनाना है तो बना दो, तो फिर ठीक है, लेकिन वो ग्रुप कॉमन है, उधर नहीं चलेगा। अगर ठीक है टैक्सेशन का सर। अलग ग्रुप बनाना है तो उधर मैं डाल सकता हूँ, या फिर क्लासरूम पे मैं डाल सकता हूँ, क्लासरूम पे मैं डालूंगा। No, sir. Classroom will be more effective. हाँ, क्लासरूम पे मैं वीडियो भी डाल दूंगा, और ये जो पीपीटी मैंने अभी दिखाई वो भी, दोनों चीजें मैं उधर डाल दूंगा आज। ओके सर। ठीक है, ओके सर। और अभी थैंक्स सर। डाउट्स के साथ आओ यार, ऐसे नहीं अभी काम चलेगा पेपर। ये ऐसा नहीं है कि बस बस पढ़ लिया देख लिया हो गया, नहीं, नहीं समझ में आने वाला। तो अभी डाउट अगर नहीं है तो उसको क्रिएट करो, और अगर देखो स्टडी नहीं करोगे तो फिर डाउट्स होंगे नहीं है यहाँ पे, केवल सुन लेने से काम चलने वाला नहीं। अभी देखो इस सेमेस्टर भी मुझे लगता नहीं है कि ऑफलाइन होगा कुछ ऐसा, अभी तो उम्मीद बहुत कम है, मुझे तो नहीं लगता, सितंबर बाद भी उम्मीद मुझे नहीं लग रहा है। तो यार जब ऐसे पढ़ाई करनी है तो खुद से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब अभी तो ऑफलाइन तो होगा नहीं, तो खुद से एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से उतना इफेक्टिव तो हो नहीं पा रही है क्लासेस, जितना इफेक्टिव ऑफलाइन होती है उतना इफेक्टिव अभी अभी ये आ रही हैं। बताओ अभी ये क्या नाम है इनका, ज्ञानी जायसवाल, ज्ञानवी, अब जाके आ रहे हैं। तो ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर, हाँ वही प्रॉब्लम है ना, ऐसे ही चलता रहेगा तो हो चुका फिर। और ये पेपर इतना आसान है नहीं, तो प्रॉब्लम होने वाली है बहुत ज्यादा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ खुद से एफर्ट लगाओ और क्वायरीज के साथ आओ, ऐसे नहीं काम चलेगा। ठीक है, अभी आप लोग जो है मैसेज करो और फिर आप एग्जिट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्वेरी नहीं है तो आप लोग एग्जिट ले सकते हो। मैसेज इधर कर दो चैट बॉक्स में, नाम, रोल नंबर और ग्रुप, और आप एग्जिट ले सकते थैंक यू सर। हो। ओके, सर अगर एक बार सर कर दिया मैसेज, फिर से मैसेज करना है सर? हाँ एक बार इससे क्या होगा, मुझे एंट्री एग्जिट टाइम दोनों पता चल जाएगा। अभी मैं अच्छा। नेक्स्ट क्लास से दूसरा सिस्टम जो लगाने वाला हूँ वो मैं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये चीजें उतनी क्लियर हो नहीं पा रही है, तो मैं नेक्स्ट क्लास से दूसरा एक सिस्टम को फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी आज ये कर दो, नेक्स्ट क्लास से दूसरा देखेंगे। अटेंडेंस नहीं मिलेगी अब शिफ्ट में? क्यों नहीं मिलेगी? हाँ, अटेंडेंस यही चैट बॉक्स में जो आपने मैसेज किया है, इसके थ्रू अटेंडेंस दी जाएगी। लेकिन रोल नंबर जरूर मेंशन करना, और ग्रुप वो बहुत जरूरी है, नहीं तो अभी लास्ट क्लास में आप लोग ने नहीं किया था तो प्रॉब्लम हुई थी। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, जो आपका ये जो है स्क्रीनशॉट ले लिया, उससे मुझे आइडिया हो गया है कि कितने स्टूडेंट आए हैं, और ये चैट बॉक्स है, दोनों को मैं मैच कर लूंगा और इससे मैं अटेंडेंस दे दूंगा। और एक चीज और जो मैंने पहले भी बोली, नाम के पहले आप लोग रोल नंबर मेंशन करो। ठीक है, इससे मुझे आसानी हो जाएगी थोड़ा सा। सर सेंड कर दिया। ठीक है, सर एग्जिट कर सकते हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।